जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के न्यूज़ एनालिसिस में। दिनांक है 3 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ ओवरव्यू क्या है आज हम इसमें देखने वाले। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे जीएस, जो हमारा सब्जेक्ट है जीएस2 उससे जुड़ा हुआ सुरक्षा परिषद के बारे में यहाँ पर देखेंगे। यूएनएससी के बारे में भारत यहाँ पर जो इसका अध्यक्ष बना है दिसंबर माह के लिए, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो भारत की अध्यक्षता में आगे की राय क्या है यूएनएससी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सामाजिक विकास में ली जाएगी पीएम गति शक्ति की मदद, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेपटरी नहीं की जानी चाहिए वर्तमान कॉलेजम प्रणाली, तो हम यहाँ पर इसमें आर्टिकल देख लेंगे। और उसके बाद जो आपने हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर नोट्स बनाए थे होंगे आपने, तो उसको जरूर आप रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद देखेंगे जो हमारा आज आर्टिकल, उसमें सामाजिक विकास में ली जाएगी पीएम गति शक्ति की मदद, जीएस3 से जुड़ा हुआ है। इस आर्टिकल को हम यहाँ पर देखेंगे और पीएम गति शक्ति से जुड़े हुए यहाँ पर बातों को जानने की कोशिश करेंगे। योजना के विषय में देखेंगे, अपेक्षित परिणाम और एकीकृत बुनियादी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हेमंत का पीएम को पत्र, वन संरक्षण अधिनियम 2022 पर करे पुनर्विचार, ये इसको हम जीएस2 से जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बात की गई है, जैसे तो यहाँ पर हेमंत बिश्वा इसकी हेमंत सोरेन की, यहाँ पर जो कि यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने यहाँ पर जो पत्र लिखा उसकी बात की गई है। परंतु हम यहाँ पर जो है वो क्या आप देख सकते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसी से जोड़कर हम इस आर्टिकल को हमारे देखेंगे। और जो वन भारतीय वन अधिनियम 1997 इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें जो यहाँ पर वनों के प्रकार के बारे में इसमें बात की गई, इसको हम देखेंगे सिर्फ। बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 को यहाँ पर हम देखेंगे। ये कुछ हमारा आर्टिकल रहेगा इस प्रकार से, और ये हमारे कुछ आज के न्यूज़ एनालिसिस रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले आर्टिकल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला आर्टिकल, वैसे यहाँ पर एम साइबर अटैक के पीछे कोई बड़ा गैंग या देश, तो हमने यहाँ पर कल परसों यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा था, साइबर हमले के बारे में, साइबर के बारे में जाना था कौन कौन से इसमें हमले होते हैं। उसके बारे में आपको जो नोट्स दिए थे, तो आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। साइबर के बारे में, साइबर अटैक के बारे में देख सकते हैं, भारत में क्या क्या हम और इसमें सुधार कर सकते हैं, भारत में कौन कौन सी यहाँ पर संस्थाएं हैं। तो जरूर पढ़िएगा साइबर अटैक से जुड़ी, क्योंकि ये 7-8 दिन हो गए हैं इसके हमले को। और तो मामले और आए हैं यहाँ पर हमारे साउथ में, कारण वहाँ पर जो है, जो डाटा है वहाँ पर डार्क वेब पर बेचा जा रहा है, तो उसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जरूर देखिएगा साइबर अटैक वाले को। क्या क्या हम यहाँ पर समस्या क्या है, क्या क्या सुविधाएं हमने की है, जो संस्थागत व्यवस्था क्या क्या की गई है, उनको जरूर यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद जो आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद में सुधार पर एक और जोर लगाएगा भारत, जीएस2 से जुड़ा हुआ। आप देखें यहाँ पर, तो सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान तरह से कई देशों ने सुरक्षा परिषद यूएनएससी में सुधार की वकालत की। उसे देखते हुए भारत अब इस मुद्दे को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने की कोशिश करेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना है। भारत की तरफ से यूएन में 14 सितंबर को मौजूदा बहुपक्षीय ढांचे में बदलाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय दल की अगुवाई करने अमेरिका जा रहे हैं। इसमें आप देखें तो यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस व महासभा के प्रेसिडेंट साबा कुरैशी हिस्सा लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस और महासभा के प्रेसिडेंट साबा कुरैशी यहाँ पर हिस्सा लेने की बात यहाँ पर इसमें है। तो इसको आप जरूर याद रखिए कि यूएन के महासचिव कौन है और महासभा के प्रेसिडेंट कौन है, ये पूछा जा सकता है। फिल्म्स में तो नहीं पूछेंगे, वनडे एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। यहाँ पर आतंकवाद के विरुद्ध यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रगाढ़ करने पर फोकस है। ऐसा यहाँ पर भारत इसमें कोशिश करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर में यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान भारत की तैयारी, हेडक्वार्टर, ये था। अब हम जानते हैं यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा। ये हमारे जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत को शामिल या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते, भारत के हितों पर देशों की नीतियां और राजनीति का प्रभाव। फिलिप्स के लिए इसमें क्या है, तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जरूरी है, कोविड-19 महामारी यहाँ पर इसमें हो जाते हैं महत्वपूर्ण। मेंस के लिए है वार्ता और सहयोग के माध्यम से सामान्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, यूएनएससी की बैठक चर्चा में है। 1 दिसंबर को भारत ने वर्ष 2021-22 में परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने इससे पहले अगस्त 2021 में यूएनएससी की अध्यक्षता संभाली थी। भारत की अध्यक्षता में आगे की राय क्या है, तो बहुपक्षवाद में सुधार हो सकता है। भारत सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है तो सुधारवादी बहुपक्षवाद यानी कि जो नॉर्म्स है
हेतु नवीन अभिविन्यास यानी न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म नॉर्म्स आप कह सकते हैं पर उच्च स्तरीय खुली चर्चा आयोजित करेगा। आंदोलनों में वर्तमान बहुपक्षीय संरचना में सुधारों की परिकल्पना की गई है के केंद्र में संयुक्त राष्ट्र है ताकि इसे अधिक प्रातिनिधिक और उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। आतंकवाद को रोकने में देखें तो आतंकवादी कृत्यों के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण, चुनौतियों और आगे की राह विषय पर उच्च स्तरीय ब्रीफिंग की योजना बनाई गई है। यह ब्रीफिंग आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करने का इरादा भी रखती है। यूएनएससी में देखा जाए तो परिचय इसका सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग कौन से? महासभा, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जनादेश के साथ वैश्विक बहुपक्षवाद का केंद्र बिंदु है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यूएनएससी और यूएनजीए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बात यहाँ पर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएनएससी और यूएनजीए संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। इसे और संरचना में देखा जाए तो यूएनएससी का गठन 15 सदस्यों यानी कि 5 स्थायी और 10 गैर स्थायी द्वारा किया गया है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य स्थायी सदस्य देखें तो इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस, रूस और चीन है। देख सकते हैं आप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और गौरतलब है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों के 2 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों में से होते हैं, 2 दक्षिण अमेरिका देशों से, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप या अन्य से। ये बात याद रखिएगा आप कहाँ कहाँ से कितने देश होते हैं। तो 5 सदस्य यहाँ पर एशिया या अफ्रीका से हो सकते हैं, 2 दक्षिण अमेरिका से होते हैं, 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से होते हैं या अन्य से होते हैं। भारत की सदस्य में देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में 7 बार सेवा की है और जनवरी 2021 में भारत ने 8वीं बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। यहाँ पर भारत यूएनएससी में एक स्थायी जो सीट है उसकी वकालत करता रहा है। मतदान की शक्तियाँ भी देखें तो सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों के सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। कार्य देखें तो यूएनएससी मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों को एक समझौते तक पहुंचने, विशेष दूत नियुक्त करने, संयुक्त राष्ट्र मिशन भेजने या विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अनुरोध करने में मदद करके शांति प्रदान करता है। यह जनादेश के विस्तार, संशोधन या समाप्ति के लिए भी मतदान कर सकता है। सुरक्षा परिषद महासचिव और परिषद सत्रों की आवधिक रिपोर्ट के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के कार्य की देखरेख करती है। यह अकेले इन कार्यों के संबंध में निर्णय ले सकती है। इसे लागू करने के लिए सदस्य राज्य बाध्य है। इसके बाद यूएनएससी के संबंध चुनौती देखें तो प्रासंगिकता की कमी है। यहाँ पर प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खोने के लिए परिषद की आलोचना की जाती है। भारत के जो यहाँ पर विदेश मंत्री के अनुसार यूएनएससी में संकीर्ण नेतृत्व है और एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसलिए रिफ्रेश बटन के लिए दबाव डालने का आह्वान किया गया है। बहुपक्षवाद की कमी है। सीरिया युद्ध संकट और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परिषद के बहुपक्षवाद की कमी भी आलोचना की गई है। प्रतिनिधित्व में कमी की देखी गई है। 54 देशों वाले महत्वपूर्ण महाद्वीप अफ्रीका की अनुपस्थिति के कारण कई वक्ताओं का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कम प्रभावी है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी है। यहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी के बारे आप बता सकते हैं। वीटो शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि कई विशेषज्ञों और अधिकांश राज्यों ने वीटो शक्ति की लगातार आलोचना की है। इसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का स्वयं चुना हुआ क्लब और अलोकतांत्रिक बताया गया है तथा कोई निर्णय P5 में से किसी एक सदस्य देश के हित में न होने पर यह परिषद महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी रोक लगाती है, जिसके कारण भी यह इसे एक तरीके से विशेषाधिकार वाला क्लब भी कहा गया है। P5 यानी कि जो आप पावर 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेन जो पावर वाले कंट्री से वीटो वाले, उनको यहाँ पर P5 कहा जाता है। P5 सदस्य देशों के
वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को देखें तो इनमें से 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन ऐसे देश हैं जो कुछ वैश्विक भू राजनीतिक मुद्दों के केंद्र बिंदु है, जैसे ताइवान मुद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा। ऐसे आगे की राह में देखा जाए तो केवल P5 देशों के विशेषाधिकारों को संरक्षित करने की अपेक्षा वैश्विक स्तर के अनेक मुद्दे हैं जिन पर यूएनएससी को ध्यान देना चाहिए। P5 देशों और शेष विश्व के बीच शक्ति असंतुलन संबंधी सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में, इसके चार्टर में और वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में सुधारित बहुपक्षवाद में विश्वास बनाए रखने के लिए यूएनएससी में मूलभूत चुनौतियों को सख्ती से विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से निपटान किया जाना चाहिए। फिल्म्स के लिए इसमें क्वेश्चन क्या देखें तो विगत प्रश्नों में आए हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। ये 2009 में आया क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कितने अवधि के लिए, 2 वर्ष के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो बी हमारा आंसर होगा वैसे भी, तो आप इसको नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन देखें आप तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, इसको हमने चर्चा की थी कि क्या क्या बाधाएं इसमें भारत के सामने है। और चीन का आप यहाँ पर देख सकते हैं वीटो वगैरह, और बहुत बार भारत का अन्य जो मुद्दे हैं तो यहाँ पर आप इसमें उठा सकते हैं, और जो कि हमने चर्चा भी कर रखी है पहले। ये जो हमने जाना है यहाँ पर सुरक्षा परिषद के बारे में थोड़ा बहुत, और भारत की यहाँ पर स्थिति देखी। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। तो आप देखें तो बेपटरी नहीं की जानी चाहिए वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। और अब यहाँ पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बेपटरी नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत सर्वाधिक पारदर्शी संस्थानों में से एक है, और इसी में कॉलेजियम प्रणाली को लेकर न्यायपालिका में विभाजन और सरकार के साथ विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कुछ ऐसे पूर्व न्यायाधीश इस प्रणाली के बारे में क्या कह रहे हैं वह इस टिप्पणी पर नहीं करना चाहती हैं, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के सदस्य रह चुके हैं। में शीर्ष अदालत आरटीआई कार्यकर्ता यहाँ पर अंजलि भारद्वाज की दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई कर रही थी, और इसी पर यहाँ पर ये बात कही गई है। ये देख सकते हैं आप, कॉलेजियम का मुद्दा बहुत गंभीर बना हुआ है भारत में, और यहाँ पर इस पर आए दिन कोई चर्चा होती रहती है। तो इसको आप जरूर पढ़ेगा, जो पुराने नोट्स है कॉलेजियम को लेकर और एनजेएससी को लेकर, क्या क्या मुद्दे इन दोनों में है, क्या क्या सिफारिश की गई है और समस्याएं क्या है, क्या पारदर्शिता कमी किस प्रकार है, किस प्रकार से उनको सुधारा जा सकता है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर जो हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, पर आप जो नोट्स थे उनको आप यहाँ पर रिवाइज जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो मुख्य आर्टिकल है अगला, वो है सामाजिक विकास में ली जाएगी पीएम गति शक्ति की मदद, जीएसटी से जुड़ा हुआ है। में आप देखें तो सामाजिक विकास में भी अब पीएम गति शक्ति कार्यक्रम की मदद ली जाएगी। सरकार ने इस सामाजिक सरोकार से जुड़े 5 विभागों को इस योजना से जोड़ने का फैसला किया है। इसमें पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। गत अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक साथ विकास हो सके, लॉजिस्टिक लागत में कमी आए। नेशनल मास्टर प्लान के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम का संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक जो यहाँ पर व्यापार विभाग है वो की देखरेख में किया गया है। तो ये यहाँ पर ये प्रीलिम्स फैक्ट बन जाता है आपके लिए कि पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी इसको देख सकते हैं। डीपीआईआईटी सचिव यहाँ पर कौन है, अनुराग जैन। अब इसमें आप देखें तो जिन 5 विभागों को इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है उसमें स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास विभाग, बाल विकास के बाद अलावा ग्रामीण विकास व पंचायती राज एवं आवास और शहरी विकास विभाग शामिल है। तो ये 5 विभाग यहाँ पर आप देखिएगा कौन कौन से विभाग इसमें शामिल है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा डीपीआईआईटी के मुताबिक जो पीएम गतिशक्ति से यह पता चला कि किन जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र की कमी है या वहाँ स्कूल नहीं है। अब देख सकते हैं इस प्रकार से ये एक तरीके से जो है विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो डिजिटलाइजेशन यहाँ पर कितना हमारे लिए भी जो फायदेमंद होगा। ये डाटा सभी राज्यों के पास उपलब्ध होगा और अपने अपने राज्यों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना आसानी से बना सकेंगे। तो एक प्रकार से जो डिजिटल भारत है वो यहाँ पर, और भारत के उससे जो फायदा है वो हम यहाँ पर लेंगे। इसके अलावा पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर रियल टाइम डाटा और सेटेलाइट तस्वीर पर उपलब्ध होती है, जिससे एक ही जगह पर देश भर के स्कूल और अस्पताल की जानकारी मिल सकती है। इससे हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सुधारने में इसकी मदद ले सकते हैं, क्या है क्या नहीं, इसमें हम कहाँ पर इसकी आवश्यकता है कहाँ पर नहीं, और इस प्रकार से जो सेंटरों की स्थापना कर सकते हैं, आंगनवाड़ी सेंटरों की स्थापना भी यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। देखते हैं हम
पीएम गति शक्ति है के बारे में। तो आप देखें तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये सामान्य अध्ययन हमारे जीएस 3 से जुड़ा हुआ है। संसाधनों का संग्रहण, सरकारी बजट, राजकोषीय नीति, और जीएस 2 में देखें तो सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप से भी जुड़ा हुआ है। प्रेम्स के लिए देखा जाए तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, औद्योगिक गलियारा, मेक इन इंडिया। और मेंस के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का महत्व और संबंधित चुनौतियां। योजना के विषय में देखें तो जमीनी स्तर पर काम में तेजी लाना, लागत में कमी करना और रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ साथ आगामी 4 वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजना की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को समाहित किया जाएगा, यानी कि इसमें जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो योजना थी उसको भी इसी में समाहित किया जाएगा। लॉजिस्टिक लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय को कम करना है। का लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और 2 नए रक्षा गलियारे बनाना भी है। इसके तहत सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2024 से 25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है। एकीकृत दृष्टिकोण देखा जाए तो यह बुनियादी अवसंरचना से संबंधित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने पर जोर देता है। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है कि कितने मंत्रालयों की बात करता है तो 16 मंत्रालय इसमें शामिल है। ये लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे असंबद्ध योजना, मानकीकरण में कमी, मजदूरी संबंधी चुनौतियों पर दूर करने के साथ साथ अपना समय बुनियादी अवसंरचना की क्षमता के निर्माण एवं उपयोग में मदद करेगा। गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में देखा जाए तो इससे एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालय विभाग के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है। अपेक्षित परिणाम देखिए इसके तो क्या हो सकते हैं। यह योजना मौजूदा और प्रस्तावित कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मैपिंग में मदद करेगा, यानी यहाँ पर तो उनको बनाने में और जो भी समस्या आ रही है उनको दूर करने में यहाँ पर मदद करने वाली है। साथ ही इसके माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने संबंधी योजना भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा यह एक समग्र एवं एकीकृत परिवहन कनेक्टिविटी रणनीति जो मेक इन इंडिया का समर्थन करेगी और परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत भी करेगी। इससे भारत को विश्व की व्यापारिक राजधानी बनाने में मदद मिलेगा। एकीकृत बुनियादी अवसंरचना के विकास की आवश्यकता क्यों है, तो इसको देखें तो समन्वय एवं उन्नत सूचना साझाकरण की कमी के कारण मैक्रो नियोजन और माइक्रो कार्यान्वयन के बीच एक व्यापार अंतर मौजूद है, क्योंकि विभाग प्रायः अलगाव की स्थिति में कार्य करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार पता भी चलता है कि भारत में लॉजिस्टिक लागत सकल घरेलू उत्पाद का 13% है, जो कि विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। उच्च लॉजिस्टिक लागत के कारण भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक बहुत कम हो जाती है और यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है कि सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसंरचना का निर्माण काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से व्यापक पैमाने पर रोजगार पैदा करता है। यह योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो एनएमपी के साथ समन्वय स्थापित कर किया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को मुद्रीकरण हेतु एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करने और संभावित निवेशकों को बेहतर रिटर्न की प्राप्ति के लिए संपत्तियों की एक सूची निर्मित करने की हेतु शुरू की गई है। संबंध चिंताएं क्या हैं? लो क्रेडिट ऑफ टेक। हालांकि सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती के लिए कोई सुधार किए और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता ने यहाँ पर खराब ऋणों पर लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की थी। फिर भी ऋण लेने की प्रवृत्ति में गिरावट संबंधी चिंताएं हैं। मांग में कमी। कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में निजी मांग और निवेश की कमी देखी गई है। संरचनात्मक समस्याएं देखी गई है। भूमि अधिग्रहण में देरी और मुकदमेबाजी के कारण देश में वैश्विक मानकों की तुलना में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दर बहुत धीमी है। इसके अतिरिक्त भूमि प्रयोग और पर्यावरण मंजूरी के लिए मामले में विलंब, अदालत में लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे आदि अवसंरचना परियोजनाओं में देरी के कुछ प्रमुख कारण है। आगे की राय में देखा जाए तो पीएम गतिशक्ति सही दिशा में उठाया गया एक कदम है। हालांकि इसे उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापार आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है, यानी कि व्यय है सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक अस्थिरता होगी, यानी पैसा जितना खर्च होगा और उसकी वजह से जो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होने वाली है कुछ, तो यहाँ पर चिंताओं को भी दूर करने की आवश्यकता होगी। और इस प्रकार आवश्यक है कि यह
पहल एक स्थिर और पूर्वानुमेय नियामक एवं संस्थागत ढांचे पर आधारित हो, यानी कि स्थिर होना चाहिए और जो एक तरीके से एक नियामक और संस्थागत ढांचे पर आधारित हो। ये देखा हमने पीएम गति शक्ति के बारे में, हमने पहले भी डिस्कस करा था। और इसको जो नोट्स होंगे इसको आप देख सकते हैं, बनाए होंगे या फिर नहीं बनाए तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा इसके ऊपर, और तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और तो आप क्वेश्चन जो आता है उसमें किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर उसको देख सकते हैं। ये था हमारा आर्टिकल जो पीएम गति शक्ति से जुड़ा हुआ था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि है अब हमारा हेमंत का पीएम को पत्र, वन संरक्षण अधिनियम 2022 पर करे पुनर्विचार। जैसे कि आपको दिख रहा है ये JS2 से जुड़ा हुआ है हमारे टॉपिक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वन संरक्षण कानून पर आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र में हेमंत ने कहा कि इस कानून के तहत वनों पर निर्भर रहने वालों की सहमति सुनिश्चित किए बिना निजी डेवलपर्स वनों को काट सकेंगे। ऐसा हुआ तो यह गरीब आदिवासियों पर एक अन्याय होगा। केंद्र सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संरक्षण नियम 2022 के ने गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है और जिसमें सुधार की जरूरत है, ऐसा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 वनों में रहने वाली जो अनुसूचित जनजातियों और वनों पर निर्भर अन्य पारंपरिक लोगों को वन अधिकार प्रदान करने के लिए लाया गया था। और यहाँ पर 2022 की नई अधिसूचना में ग्राम सभा की सहमति की शर्त को भी आश्चर्यजनक रूप से पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि एक बार फॉरेंस क्लियरेंस मिलने के बाद बाकी सब बातें औपचारिकता बनकर रह गई जाएगी, ऐसे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रधानमंत्री को पत्र में कहा है। प्रधानमंत्री इस पर निर्णय ले ताकि विकास की आड़ में सरल और सौम्य आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाले आवाज को न दबे। देख सकते हैं, आपको पता ही है क्या, हर बार विकास के नाम पर हम जो प्रकृति है उसको यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि जो पहले यहाँ पर औद्योगिक विकास के नाम पर आप देख सकते हैं आज क्या हालत हो गई है, जो कि तो आप कहते हैं औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। कहाँ से जो आप हमारे हिस्ट्री में आप पढ़ते ही हैं, औद्योगिक क्रांति के 3 चरण हमने अभी तक देखे हैं और अब चौथे चरण की बात की जा रही है जो कि आएगी हमारे AI से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं IT से। तो इसको आप देख सकते हैं जो, और इसी में तो आज हम उसको, और जो पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी जिसमें पेड़ों को काटा गया था और प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा दोहन किया गया था, जिसके कारण आप देख सकते हैं आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट वेव्स आ रही है। और जो यहाँ पर आपके तूफान आ रहे हैं, सुनामी जो चक्रवात है वो आ रहे हैं, यहाँ पर अनिश्चितताएं बढ़ गई है और जो परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर हो रही है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या इसमें थोड़ा ये बात है यहाँ पर, और तो पर ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं हमारे लिए अभी फिलहाल यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट्स है उनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर 2006 और 2019-27 के। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि वनों के प्रकार क्या होते हैं। हम इसे मुख्य रूप से आर्टिकल जो वन अधिकार अधिनियम 2006 को चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आप इस पर भी इनको पढ़ सकते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी क्लियरेंस आएगी इस टॉपिक पर। सिर्फ भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 का, इसमें जो उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना था। तो यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। तो के लिए आप देखेंगे तो 1900 जो पहले के वन अधिकार अंग्रेजों के टाइम के अधिकार थे वो यहाँ पर, वो भी जो आदिवासी और वनों को लेकर थे, पर वो इनको यहाँ पर अलग करने की बात करते थे। उसके बाद भी जो कानून आया उसमें यहाँ पर था तो वही आदिवासी और वनों को लेकर, परंतु वहाँ पर उनकी मदद के रूप में भी इसको देखा गया था। तो कुछ अंतर आ जाते हैं, उनको देखिएगा आप क्या क्या इसमें अंतर भी है। उसके पहले आप भारतीय वन अधिनियम 1865 को देख सकते हैं, 1878 वाले को देख सकते हैं। जो उद्देश्य देखेंगे और वनों के प्रकार देखते हैं तो सबसे पहले आरक्षित वन होता है, फिर संरक्षित होता है। आरक्षित वन में आप देखें तो वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार की संपत्ति है राज्य द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं। आरक्षित वनों में स्थानीय लोगों को किसी भी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना आवाजाही निषिद्ध होती है। तो ऐसे ही आरक्षित वनों की बात की गई थी इन आर्टिकल्स में यहाँ पर पहले। के अलावा संरक्षित वन होते हैं, राज्य सरकार को आरक्षित भूमि के अलावा किसी भी भूमि का गठन करने का अधिकार है जिस पर सरकार का मालिकाना अधिकार है। और ऐसे वनों को उपयोग के संबंध में नियम जारी करने की शक्ति है। इस शक्ति का उपयोग ऐसे वृक्षों जिनकी लकड़ी, फल या अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता है, राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया है। सुरक्षा का स्तर देखा जाए तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा सुरक्षित, संरक्षित फिर
सबसे कम सुरक्षित होते हैं, फिर ग्राम वन सबसे सब लिस्ट सुरक्षित सबसे कम सुरक्षित होते हैं। ये सुरक्षा के स्तर है। वन बंदोबस्त अधिकारी होते हैं। वन निपटान कार्यालय की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में या किसी आरक्षित वन में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा का पता लगाना और निर्धारित करना होता है। जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया जाता है उसका अधिग्रहण करने के लिए भी उसे अधिकार दिया जाता है। तो ये है वन बंदोबस्त अधिकारी के बारे में। तो इसको मैं पूरा आपको वहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल पे करा दूंगा अवेलेबल, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कुछ बैकग्राउंड जानने के लिए, तक आपकी इसको पूरी क्लियरिटी आ जाए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अलावा जान अब देखते हैं वन अधिकार अधिनियम 2006 को, कि ये यहाँ पर हमारे इसमें इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। विकास से संबंधित मुद्दे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो बड़ी संख्या में लोग, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोग, सहजीवी संबंधों में लंबे समय तक जंगलों में और उसके पास रहते हैं। सहजीवी यहाँ पर जो एक साथ रहते हैं, एक तरीके से सिम्बायोसिस कहते हैं उसे। इस संबंध में उपयोग और निष्कर्षण के औपचारिक और अनौपचारिक प्रथागत नियमों को जन्म दिया है, जो अक्सर नैतिक मान्यताओं और प्रथाओं द्वारा शामिल होते हैं, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि वन बहुत खराब नहीं है। औपनिवेशिक काल के दौरान स्थानीय समुदायों के भरण पोषण के लिए संसाधन आधार के रूप में उपयोग किया जा रहे जंगलों से वाणिज्यिक हितों और कृषि के लिए भूमि के विकास के लिए एक राज्य संसाधन पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र सरकार ने 1865, 1894 और 1927 के 3 भारतीय वन अधिनियमों और कुछ राज्य वन अधिनियमों जैसे कई अधिनियमों और नीतियों ने स्थानीय समुदाय के सदियों सदियों पुराने प्रथागत उपयोग के अधिकारों को कम कर दिया। यह स्वतंत्रता के बाद भी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता रखने वाले अधिनियम 2006 के अधिनियम तक जारी रहा। संबंधित अधिनियम और प्रावधान देखें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का यह अधिनियम जंगली जानवरों को पकड़ने, मारने, जहर देने या फंसाने पर प्रतिबंध लगाता है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। और जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से जो विशेष अधिकार खत्म कर दिए गए, तो अब यहाँ पर ये सारे नियम लागू होते हैं। ये वन्य जीवों से प्राप्त भागों और उत्पादों में व्यापार को भी नियंत्रित करता है। और 1988 राष्ट्रीय वन नीति, इस नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना है। ये शेष प्राकृतिक वनों को संरक्षित करके देश की प्राकृतिक विरासत का संरक्षण करता है। बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वन वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करने की भी बात करता है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और मौजूदा जंगलों पर दबाव को कम करने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाना भी इसमें आता है। पंचायत की बात की जाए, पंचायत अधिनियम 1996 पीईएएस के अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार के बाद प्रावधान के बारे में बात की गई है। यह लोगों के परंपराओं और रीति रिवाजों और उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संस्थानों, विवाद समाधान के लागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करता है। पैसा उचित स्तर पर ग्राम सभा पंचायत को भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पर पैसा आदिवासी क्षेत्रों में अलगाव को कम करना चाहता है, क्योंकि सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर उनका बेहतर नियंत्रण होगा। यह आदिवासी आबादी के शोषण को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि वे वन धन उधार, शराब की खपत और बिक्री और गांव के बाजारों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने में सक्षम होंगे। पैसा परंपराओं, रीति रिवाजों और जनजातीय आबादी की संस्कृति, पहचान और संरक्षण के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना चाहता है। ये हमने देखा यहाँ पर। इसके अलावा अधिनियम की विशेषताएं देखी जाए तो यह अधिनियम वन निवास अनुसूचित जनजातियों जो एफडीएसटी है यहाँ पर, और पारंपरिक वन निवासियों जैसे ओटीएफडी है में वन भूमि में वन अधिकारों और कब्जों को मान्यता देता है और निहित करता है जो पीढ़ियों में इस जंगल में रह रहे हैं। यह अधिनियम सतत उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और एफडीएसटी और ओटीएफडी यहाँ के पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए जिम्मेदारियों और अधिकारों को भी स्थापित करता है। ये एफडीएसटी और ओटीएफडी की आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हुए वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करता है। यह एफडीएसटी और ओटीएफडी के साथ औपनिवेशिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करता है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व और स्थिरता के अभिन्न अंग है। अधिनियम 4 प्रकार के पहचान करता है। इसमें आप देखते हैं शीर्षक अधिकार होता है, अधिकारों का उपयोग करें, राहत
यहाँ पर आप देखें तो किस प्रकार के अधिकार है, तो राहत और विकास अधिकार और वन प्रबंधन अधिकार इसमें आते हैं। अब ये आपको बताऊंगा शीर्षक अधिकार क्या है, अधिकारों का उपयोग क्या है यहाँ पर, तो ये इनको मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में। इन अधिकारों का दावा कौन कर सकता है इसको देखते हैं। तो अनुसूचित जनजातियों के सदस्य या समुदाय जो मुख्य रूप से करते हैं और जो वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर है, का दावा किसी भी सदस्य या समुदाय द्वारा किया जा सकता है। 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियाँ 75 वर्ष से पहले मुख्य रूप से वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए वन भूमि पर रहा करते हैं। ग्राम सभा व्यक्तिगत वन अधिकारी या फिर सामूहिक वन अधिकार या दोनों की प्रकृति या सीमा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है, जो एफडीएसटी और ओटीएफडी को दिया जा सकता है। के महत्व को देखते हैं तो अधिनियम औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत में दोनों वन निवास समुदाय के प्रति सरकारी नीतियों की गलतियों को सही करने के लिए दिखता है। संसाधनों पर उनके दावों को 1850 के दशक के दौरान छीन लिया गया था। इस अधिनियम में जनजातियों को आजीविका के साधन प्रदान करने के साथ साथ पारंपरिक तरीकों से वन की सतत रक्षा करने की क्षमता भी है। यह संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के जनादेश का विस्तार करता है, जो स्वदेशी समुदाय के भूमि और जंगलों के इलाकों पर के दावों की रक्षा करता है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्यों को प्रभावित करने वाले नक्सल आंदोलन के पीछे जनजातियों का अलगाव एक कारक था। आईएफआर और सीएफआर की पहचान के माध्यम से अधिनियमित जनजातियों को शामिल करने की कोशिश करता है। अनुमानित 85.6 मिलियन एकड़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देकर वन शासन को लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता है। से 1,70,000 से अधिक गाँवों में 200 मिलियन से अधिक वन निवासियों को सशक्त बनाया जा सके। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करेगा कि लोगों को अपने वन का प्रबंधन स्वयं करना होगा, जो अधिकारियों द्वारा वन संसाधनों के शोषण, वन शासन और वन प्रबंधन के साथ साथ आदिवासी अधिकारों आदि को विनियमित करे। चुनौतियों को देखें तो प्रशासनिक उदासीनता अधिनियम का कार्यान्वयन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वन पर्यावरण से संबंधित कार्य पूरी तरह से कानून के अनुरूप नहीं है। अवैध अतिक्रमण उतना ही हुआ है जितना कि दावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। चूंकि अधिकांश राज्यों में आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक नहीं है, इसलिए सरकारों को एफआरए को नष्ट करना या मौद्रिक लाभ के पक्ष में इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना सुविधाजनक लगता है। जागरूकता कमी है। अधिनियम को कमजोर करने के ऊपर देखें तो पर्यावरणीय के कुछ वर्ग इस चिंता को उठाते हैं कि एफआरए व्यक्तिगत अधिकारों के पक्ष में अधिक झुकता है, जिससे सामुदायिक अधिकारों के लिए कम गुंजाइश मिलती है। सामुदायिक अधिकार प्रभावी रूप से स्थानीय लोगों को वन संसाधनों पर नियंत्रण देता है। वन राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जिससे राज्य ग्राम सभा को वन अधिकार देने के सावधान रहते हैं। वन नौकरशाही की नियंत्रण छोड़ने की इच्छा। केंद्र और राज्य दोनों में वन नौकरशाही द्वारा कुछ हद तक बड़े कॉरपोरेट द्वारा जानबूझकर तोड़फोड़ की गई है। वन नौकरशाही की डर है कि यह भूमि और लोगों पर भारी सख्ती खो देगा, जो वर्तमान में इसका आनंद लेता है, जबकि कॉरपोरेट को डर है कि वे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों तक सस्ती पहुंच खो सकते हैं। संस्थागत बाधा है इसमें। मोटे नक्शे ग्राम सभा द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिनमें कई बार तकनीकी ज्ञान की कमी होती है और शैक्षिक असंगतताओं से ग्रस्त होते हैं। एफआरए के तहत समुदाय के दावों को दस्तावेजीकरण करने की गहन प्रक्रिया अशिक्षित आदिवासियों के लिए इस प्रक्रिया को बोझिल और कष्टदायक बात दोनों बनाती है। आगे के रास्ते में देखिए हम क्या कर सकते हैं इससे। तो भारत सरकार एमएफपी अधिकारों को जो नक्सलवाद को रोकने के शासन के रूप में देखती है, क्योंकि नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में वन उपज पर निर्भर लोगों की अधिकतम संख्या भी है। एफआर अधिकारों की मान्यता भारत में वन शासन को यहाँ पर सामुदायिक संरक्षण और व्यवस्था की ओर स्थानांतरित कर देगी, जो अधिक खाद्य और सुरक्षा अधिकार उन्मुख है। आदिवासी और निचले स्तर के अधिकारियों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर जागरूकता और सूचना प्रसार में अभियानों की जरूरत है। साथ ही एफआरए को लागू करने के लिए जिम्मेदार लोगों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की एक विस्तृत रणनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति आदि। संबंधित नक्शे देखें तो दस्तावेज वन अधिकार समिति और दावेदारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के लिए दावों की पहचान करने और दाखिल करने में ग्राम सभा कार्य को सरल बनाया जा सके। दावों के निपटान के लिए समय सीमा पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए अधिनियम दावों को हल करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। अधिकांश क्षेत्रों में अधिकारी और लाभार्थी दोनों इस तथ्य से अनजान है। केंद्र को राज्यों को एक ऐसे कानून का सम्मान करने के लिए प्रेरित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, जो लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है। ये था पूरा इस वन अधिकार अधिनियम के बारे में जानने की कोशिश की, क्या इसमें समस्याएं, चुनौतियां क्या है, महत्व क्या है, हल क्या है और आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, ये पूरी तरीके से जानने की कोशिश की। ये था हमारा आर्टिकल, हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की।
उसके बाद एडिटोरियल में इसको आप पढ़ सकते हैं, आसान बने जेल जेल सुधार की राह, इसको पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा यहाँ पर कोई खास न्यूज़ नहीं है। शायद आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।